वेलकम बैक टू सुबह। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा भी है और काफ़ी डिबेट उस बारे में होती रही है, और साथ साथ उससे जुड़े हुए बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका शिकार बहुत से शादीशुदा जोड़े हो जाते हैं। और बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है, बहुत कुछ ख़वातीन ख़ास तौर पे उनके इंटरेस्ट का ये टॉपिक है, क्योंकि अगर वो इस स्टेज पे पहुंच गई है कि वो सोचती हैं कि हमें कोई भी प्रोसीजर फर्टिलिटी के लिए या साहिब औलाद होने के लिए करवाना है, और वो किसी भी तरीके से कुछ भी कराना चाहती हैं, एक्सपेंसिव है नहीं है, एक पुराना, बल्कि एक नाम आपने पुराना तो नहीं, बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अरसे से आप नाम सुनते रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का। एक्चुअली ये क्या है, किस तरह का प्रोसीजर है, लोकल है, इंटरनेशनल है, इसमें कोई नुकसान है, फ़ायदा है, या इससे जुड़े हुए जितने भी सवालात हैं आज हम वो तमाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रोसीजर के बारे में जितना कुछ हम जान सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं, वो ज़रूर पहुंचाएं। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साजिदा शाहनवाज, इनफर्टिलिटी एडवाइज़र हैं और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के हवाले से आज हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर साहिबा, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का हम तो काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि कोई 2 साल हुए हैं आपको ये प्रोसीजर देखते हुए और ये काम करते हुए। ये प्रोसीजर आप खुद करती भी हैं? जी, मैं खुद करती हूँ। पहले तो मुझे बताइए कि एक्चुअली ये प्रोसीजर क्या है? अच्छा नुसरत, एक्चुअली लोग जब मुझसे पूछते हैं ना, क्योंकि मैं जिन लोगों को डील कर रही हूँ, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे आप ये समझें कि वैसे ही हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की जो शरह है वो बहुत कम है, लेकिन जिस जगह मैं काम करती हूँ वहाँ पे तो बहुत कम लोग इसके बारे में आगाह हैं। शुरू में जब ये टेस्ट ट्यूब बेबी का मुझे कहा गया कि आप वहाँ पे शुरू करें, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने इस बात पे डिस्करेज किया कि आप ऐसे इलाके को डील कर रहे हो जहाँ पे लोग इसके टोटली अगेंस्ट होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ना सिर्फ वहाँ पे काविश की, लोगों को समझाया, वहाँ के जितने उलमा थे, मौलवी साहिबान थे, उन लोगों के साथ मिलके अब सिटिंग्स की, उनको समझाया कि ये कोई गैर शरई चीज़ नहीं है। बेसिकली जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो ऐसा उज़र किसी औरत में या किसी मर्द में, अभी आप बता रहे थे ना कि ख़ास तौर पे औरतों के लिए, मैं समझती हूँ ये ख़ास तौर पे मर्दों के लिए तोहफा है। ये खास तौर पे औरतों के लिए टॉर्चर बन जाता है। यस ऑफ कोर्स, टॉर्चर खास तौर पे जी जी, दोनों के लिए ये एक ऐसा तोहफा है। मेडिकल साइंस ने अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोग आगाह हैं कि जो भी इस दुनिया में इल्म आता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। मेरे अल्लाह का हुक्म था तो ये इंसानों तक ये इल्म पहुंचा, और अल्लाह का हुक्म होता है तो हम कामयाब होते हैं, नहीं होता तो नाकाम हो जाते हैं। एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी में हम करते क्या हैं कि औरत को कुछ अंडा बनाने वाली मेडिसिन दी जाती है। जब उनके एग प्रिपेयर हो जाते हैं, उन एग को हम निकाल लेते हैं, पैट्री डिशेस में निकालते हैं, और उसी के हस्बैंड का जो स्पर्म्स होंगे उनको पैट्री डिश में आपस में मिलाप करा दिया जाता है। अच्छा। जब वो एम्ब्रियो आप अपनी आंख से कंफर्म कर लेते हैं कि वो नुत्फा तैयार हो चुका है, उसको उसी औरत के यूट्रस में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरीक़ाकार को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें भी प्रेगनेंसी वैसे ही आएगी जैसे आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा और आगे वही स्टेप्स होते हैं जो कि नॉर्मल तरीके से लोग। अच्छा, ये कोई ऑपरेशन होता है? मतलब लोग प्रोसीजर का सुन के डरते हैं कि पता नहीं कैसा ऑपरेशन होगा, क्योंकि आप इसे पहले यूट्रस को निकालेंगे गालिबन। नो 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 नो, हाँ, यूट्रस निकालना तो बड़ी चीज है। इसमें सबसे पहले मैं प्लीज आप सब लोगों को जो मेरे सुनने वाले हैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इसका नाम गलत है। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी कहने के। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिकली दिस इज कॉल्ड IVF, IVF। ये ऐसे ही है IVF, जैसे आप बीमार होते हैं, आपको खांसी है, आप ट्रीटमेंट कराएंगे, आपको अस्थमा है, आपने ट्रीटमेंट करवाई, ठीक है, आपकी अगर रसोली है आपने निकलवाई। ये भी एक ऐसी चीज है कि एग अगर देखें नॉर्मल रास्ता उसका नहीं है, कनेक्शन नहीं हो रहा, आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स अगर औरत की बंद है तो वो क्या होगा, एग वहां से गुजर के नहीं जाएगा। अगर एग वहां से गुजर नहीं रहा तो हम उसकी हेल्प क्या करें? दिस इज जस्ट हेल्प ऑफ नेचर असिस्टेंस। ओके, आप एग को वो हम करते क्या है कि उसमें कोई चीर फाड़ नहीं होती, जस्ट एक अल्ट्रासाउंड, अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करते हैं। अंदरूनी अल्ट्रासाउंड के जरिए नीडल से उन एग को निकाल दिया जाता है। बिल्कुल पेशेंट को पेन नहीं होती, उसको पेन फ्री इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। शुरू में तो ये अंडर एनेस्थीसिया काम होता था, अब तो इसमें हम डीप एनेस्थीसिया भी नहीं देते, जस्ट सेडेशन में ये काम हो जाता है। बस
और फिर उसके बाद ये जो आपने जी बाकी सारा लैब प्रोसीजर है, उसमें ना मियाँ के लिए कोई प्रॉब्लम है ना ही उस औरत के लिए कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, जब आप इसको वापस चीज़ें क्योंकि फिक्स करेंगे, जो आपने एग की बात की कि तमाम उसका रिएक्शन हुआ जो केमिकली है, जो कुछ भी आप लोग कराते हैं, और उसके बाद एक दफ़ा कंफर्म हो गई प्रेगनेंसी, उसे वापस आपने शिफ्ट कर दिया, उसके बाद क्या औरतों को, क्योंकि ये इतना मूवमेंट हुई है, तो क्या इसके बाद औरतों को ये कहा जाता है कि वो बेड रेस्ट करें या कोई खास प्रिकॉशन लें, या वो दूसरी तमाम नॉर्मल औरतों की तरह बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल खवातीन की तरह वो बिहेव करती हैं। सिर्फ जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसमें आपको 24 आवर्स पेशेंट को बेड रेस्ट करा जाता है, बेड रेस्ट करना पड़ता है 24 आवर्स के लिए, और उसके बाद वो ऐसे ही है नॉर्मल, जैसे नॉर्मली आपका दूसरे सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सी खवातीन अब शरह बढ़ती जा रही है, लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, काम कर रहे हैं, अपना काम भी स्टार्ट करती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि अच्छा मैं एक प्रोसीजर में जाऊंगी, फिर पता नहीं कितने दिन मुझे बेड रेस्ट करना पड़े। अच्छा, इस एक तो आपने कहा कि 24 घंटे की बेड रेस्ट, थोड़ा मुझे ये भी बताइए कि इसमें खुदा न ख्वास्ता मिसकैरेज के कितने चांसेस होते हैं? हाँ, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पेशेंट कई दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो सुना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कामयाब तो हो जाता है लेकिन आगे नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ता। जी, उनकी बातें कुछ सुनी सुनाई ठीक भी होती हैं। मैं आपको वजह बताती हूँ कि देखें, वैसे ही हर प्रेगनेंसी में उसके लॉस होने का कुछ ना कुछ चांस होता है, 10 to 20% चांस तो है, लेकिन ऐसे लोगों में आपको चांस ज़्यादा मिलता है। क्यों ज़्यादा होता है? उसकी वजह ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह ये होगी कि हमारे पास अक्सर लोग लेट एजेस में आते हैं। मोर देन 35 अगर आपकी एज है तो इवन आप नेचुरल वे से कंसीव कर रहे हो तो फिर भी आपका चांस ज़्यादा होता है। तो हमारे पास, मैं जिस इलाके में काम करती हूँ वहाँ पे बेसिकली लोग पेरीफ्री में हैं। पेरीफ्री के लोगों का या तो वो बहुत अर्ली मैरिजेस कर देते हैं, अगर मैरिजेस होती हैं तो वो उनकी या फिर बहुत लेट होती है। 35 के बाद शादी हुई और 3-4 साल तो वो सोचते रहे कि खुद ही हो जाएगा खुद ही, और इवन 40 के बाद वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि जी डॉक्टर साहब अब करें। मेरे पास एक पेशेंट आई, मैंने उन्हें बताया मैं 4 साल, मैं वैसे सरगोदा में काम कर रही थी आज से 7 साल पहले, और मैंने शुरू से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस की है। टेस्ट ट्यूब बेबी तो अभी भी हमारे हर आने वाले पेशेंट के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है। अगर मैं दिन में 60 या 70 पेशेंट्स देखती हूँ तो उनमें से 3 या 4 या 5 लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, कौन है वो लोग जिनके लिए ये प्रोसीजर सही है, और बाकी कौन लोग हैं जिनको ये नहीं कराना चाहिए? ये एलिजिबिलिटी आप बताइए। आप एग्जैक्टली हर पेशेंट जो हमारे क्लिनिक पे आता है ना, वो समझता है कि शायद ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नहीं, ये बेसिकली बांझपन सेंटर है। हाउ यू ट्रीट, डायग्नोस, बेसिकली इसकी डायग्नोसिस एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो आपको IVF सेंटर पे ही मिलेगा। आम अगर आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो आप जब तशखीस नहीं होगी डेफिनेटली आपका। इसमें हम लोग पहले पेशेंट को, हमारे पास कई दफ़ा पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम आए हैं आप टेस्ट ट्यूब बेबी कर दें। उन्हें बैठ के समझाना, इंतजार ही नहीं करना चाहते ना, इतना इंतजार तो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। नहीं, उन्हें समझाना पड़ता है कि देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी कोई मिरेकल नहीं है। आपको सबसे पहले हमने डायग्नोस करना है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इनसाइड। जब आपकी प्रॉब्लम, हम उसकी डायग्नोसिस कंप्लीट होगी, देन हम आपका डिसीजन करेंगे कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट ट्रीटमेंट और नॉट। अगर आपकी ट्रीटमेंट, आप इस काबिल हैं तो हम जरूर करेंगे। अब ये कौन से लोग हैं जिनका हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं? एक तो वो खवातीन हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी हैं, और कंफर्म है, डॉक्टर्स को पता है कि उनकी ट्यूब ब्लॉक है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, वैसे अब रिसेंटली मेडिकल साइंस में ये साबित किया है कि अनएक्सप्लेन्ड कुछ नहीं है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन है। ये सेपरेट है कि आपको रीजन नहीं पता, तो यू से अनएक्सप्लेन्ड। ओके, तो उसकी कोई रीजन होती है, उस रीजन की डेप्थ में जब मैं जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी फाइंड दैट। मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि देखें, आपने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब एक मोती है, समंदर के अंदर आपने ढूंढ के लाना है, और आप मुझे सबसे पहले अपने ऑक्सीजन सिलेंडर हर चीज लेनी है, फिर मुझे आई हैव टू गो इनसाइड इन द डेप्थ, सर्च करना है। ढूंढना मुश्किल है, मोती को निकालना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, उनको ये चीज समझानी पड़ती है। आपका मकसद कहने का ये है कि जब डायग्नोसिस के लिए जो स्टेप्स हैं वो जरूर करवाएं। तो आप उनको दूसरी, अगर उनको सिर्फ मेडिकेशन की जरूरत है, आप समझती हैं कि दवाओं से ये ठीक हो जाएंगे, तो आप बस वही दे देते हैं और टेस्ट ट्यूब की तरफ नहीं आते। अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूंगी आप भी इसे सेकंड करें। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लोग बड़े डिसहार्टेंड हो जाते हैं जब उनका मिसकैरेज होता है, खास बड़ी खैर ऐसी सिचुएशन होती है, मैं समझ सकती हूँ,
उस वक्त लेकिन उस वक्त एक ब्लेसिंग वाली बात या जो एक पॉजिटिव पॉइंट उसमें से निकलता है, जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो तो खुद ब खुद आपका मिसकैरेज हो जाता है। ये नेचर की तरफ से, तो ये एक ब्लेसिंग होती है कि अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है खुदा न खास्ता, तो वो खुद ब खुद अबॉर्ट हो जाता है। ये एक आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो ये सुन रहे हैं कि देखें लेस देन 35 आपका हजारों में एक चांस होता है कि आपका बेबी एबनॉर्मल हो। ओके, और 35 के बाद 350 में से चांस है कि आपका एक बेबी एबनॉर्मल होगा। और अगर आपकी एज मोर देन 40 है तो 1 in 44 आपका चांस है। आप सोचिए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये तमाम जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है व्यूअर्स को भी, जैसे हम खातून जो खवातीन है उनकी एज पे बात कर रहे हैं कि 35 उनकी एज, 40 उनकी एज, लड़की 20 साल की है, उसका हस्बैंड 40-45 साल का है, फिर क्या होगा? अच्छा, पहली तो बात ये प्रॉब्लम आपकी खुशी मैंने जहाँ देखी, ये सवाल तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, जरा ऐसी ब्यूटीफुल इनकी स्माइल से देखते हैं हम। नहीं, आपको मैं बताऊं कि मेरे क्लिनिक पे अक्सर ये चीजें देखने में आती हैं। हमारे पास पिछले दिनों एक साहब आए, अब उनकी एज है 65। अब वो मेरे पास सबसे पहले अपनी सबसे छोटी बेगम को लेके आए। उनकी एज है 21। ओह माय गॉड। उसके बाद दूसरी जो उनकी वाइफ है उनकी 36, एक उनकी वाइफ 55, 3 बीवियां हैं। और मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह हुई है जो थर्ड वाली वाइफ उनकी है। उन्होंने कहा जी ये कोई मेरी बदकिस्मती है डॉक्टर साहब, मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है। अच्छा। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे नहीं मरे। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि आपको, और वहाँ की जो सरगोदा की रिनाउंड माशाल्लाह गायनोकोलॉजिस्ट थी, वो उन्हें देखती रही। अब देखें जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनका तो इसमें कसूर नहीं है, उनके पास आप एक सैंपल लेके आते हो, एक रिपोर्ट। अच्छा, उन साहब के पास कोई मेरा ख्याल 7 या 8 रिपोर्ट्स थी। अच्छा। और वो सब एब्सोल्युटली नॉर्मल। अच्छा। लेबोरेटरीज की रिपोर्ट थी। अच्छा, मैंने भी उनकी रिपोर्ट देखी, लेकिन हम लोगों ने एक अपना असूल बनाया हुआ है कि आपके जो सेंटर पे आएगा सबसे पहले उसको मियाँ को टेस्ट देना पड़ता है। ओके, अगर वो देगा वी कंटिन्यू, अगर वो नहीं देता वी डिसकंटिन्यू। वेरी नाइस। ठीक है। और इसके बाद उसके बाद ये हुआ कि जब उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये देखें मेरी ये सबसे अच्छी लैब की ये रिपोर्ट है, ये है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जो पहली वाइफ है वो बूढ़ी हो गई है, उसके एग नहीं बनते। दूसरी वाली वाइफ जो है उस पे काला जादू है, 18 है, उसको हमल हो ही नहीं सकता। तीसरी जो है ये अभी कच्ची उम्र की। मैंने, आप यकीन कीजिए कि जब उनका साहब का हमने उन्हें थोड़ा काउंसलिंग की, उनका टेस्ट हमने किया, तो दैट वाज एज़ोस्पर्मिया, नॉट इवन सिंगल स्पर्म वाज प्रेजेंट। और 3 औरतों की जिंदगी इसमें, 3 औरतों की। एक पे काला जादू, एक ज्यादा बूढ़ी हो गई। अगर मुझे कभी दोबारा आपके पास आना हुआ, मैं वो वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि मेरे तो पास रिकॉर्डिंग सुने ब्लरिंग की हुई है हमने। अच्छा, मैंने उन साहब को अंदर बुलाया, लेके आनी चाहिए आपको। सुने तो सही, जरा कॉन्फिडेंशियल है, ये ना मेरे पे केस हो जाए। नहीं, आप ना नाम बता रही है ना, तस्वीर आ रही है, किस्सा है किसी का भी। अच्छा, चले जो भी था, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, क्योंकि मेरे ऑफिस में रिकॉर्ड हो जाता है कुछ भी। अब मैंने उन साहब को बुलाया, मैंने कहा मुझे आप ये बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको नहीं पता था कि स्पर्म नहीं है? नहीं मैडम, मैं तो बिल्कुल ठीक था, 1 महीना पहले मैं बीमार हूँ। मैंने कहा नो, ये नहीं हो सकता, आप मुझे बताएंगे, वरना मैं आपको आपकी तीनों वाइफ्स को बता दूंगी, आप मुझे असल वजह बताइए। उन्होंने मुझे ये बताया कि जी मुझे शुरू से पता है। मैंने उससे ये इंक्वायर किया कि आप रिपोर्ट कैसे लेते हैं। उसने कहा जी मैं 200 रुपया लैब टेक्नीशियन को देता हूँ, और वो मैं उसे कहता हूँ यार नॉर्मल रिपोर्ट निकाल दो, वो मेरी नॉर्मल रिपोर्ट निकाल देता है, और मैं अपनी वाइफ को शहर की सबसे अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता हूँ। गायनोकोलॉजिस्ट देखती हैं, वो उसका ट्रीटमेंट करती हैं, फिर कहती हैं अल्लाह की मर्जी है, हो नहीं रहा, दोनों ठीक। और बेचारी तीनों मेरे ख्याल में ठीक होंगी। तीनों ठीक होंगी। और तीनों, और ये जिस पेरिफेरी में मैं काम कर रही हूँ, बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि इन्होंने तो एक को पकड़ लिया, ऐसे शायद और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को भी तो मुंह दिखाना है। और उसके बाद शादी करनी है, चलो कर ली, उसको डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है बेचारी को? नहीं, वो कहता है कि अगर मैं ना लेके जाऊं तो मेरी फैमिली है वो ये समझेंगे कि मेरे में प्रॉब्लम है। ये तो बड़े अफसोस की बात। ये चीजें चलती हैं, बहुत कुछ पेरिफेरीज में चलता है, ऐसे लतीफे। अच्छा, तो आप इसका मुझे बताइए, तो जवाब हमें नहीं मिला फिर भी कि अगर मर्द की एज ज्यादा हो तो उससे भी फर्क पड़ता है? मर्द की एज से फर्क पड़ता है, लेकिन मर्द की एज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी की फीमेल की एज है।
अच्छा एक बात बताइए जी, ये टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या कोई जेंडर का भी कंसेप्शन है जी कि है। आपको बेटा चाहिए तो बेटा होगा, बेटी जेंडर चाहिए तो बेटी सिलेक्शन होगी? एक्चुअली दैट इज कॉल्ड पीजीडी, प्री जेनेटिक डायग्नोसिस। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा लेकिन जेंडर सिलेक्शन उसके लिए एक लॉ है और इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करेंगे। लॉ में जेंडर सिलेक्शन इसलिए नहीं है कि आप किसी के लिए नौजुबिल्ला बेटा या बेटी उसके लिए आप करके और उसे करें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोगों में जेनेटिकली मौरूसी बीमारियां जिसको आप कहते हैं वो बीमारियां होती हैं, उनके सिर्फ बेटों में आती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां बेटों में आती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां बेटियों में आती हैं। तो ये जेनेटिक पीजीडी उन लोगों के लिए किया गया कि अगर जैसे किसी की बेटों में बीमारियां आ रही हैं तो उनके लिए जेनेटिक मटेरियल हम वो जो वाई क्रोमोसोम है उसका वो हम शिफ्टिंग खत्म करके दूसरी करें ताकि उनको बेटी लेकिन हेल्दी मिले। अच्छा एक बात बताइए, ये क्योंकि प्रोग्राम हमारा पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, मुख्तलिफ एरियाज में देखा जाता है, तो मुख्तलिफ सोच आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ये बेटा बेटी में भी बड़ी लड़ाई है ना, और उसमें भी दूसरी शादी तो तीसरी शादी। अभी मैंने पिछले दिनों ही न्यूज में सुना कि 3 बेटियां थी, चौथी बेटी हुई तो बीवी के हाथ काट दिए। और मैं ये सुन के हैरान हो गई कि अब वो 4 बच्चियों को पालेगी कैसे, उसके हाथ ही काट दिए। उसमें क्या उसका कसूर था? एक तो कसूर औरत का नहीं होता, जेंडर जो भी कुछ है वो हस्बैंड की वजह से होता है। ये माशाल्लाह काफी लोगों को पता है। हाँ। मैं अपने फीमेल को एक छोटी सी बात बताती हूँ कि देखें ये अभी आपके पास ये कलरफुल ये पड़े हैं बीड्स कि देखें फीमेल के पास दोनों, अगर आप थोड़ा सा मैं ताकि लोगों तक ये बात मेरी पहुंच जाए, ये एक दूसरे 2 ग्रीन दीजिए, ये लीजिए, बड़े काम आ गए आज। हाँ यस, कि ये देखें अल्लाह ताला ने पेयर बनाए हैं, मर्द में भी औरत में भी जेनेटिक मटेरियल। औरत के पास ये 2 हैं, दोनों एक जैसे सेम, हाँ सेम, दोनों एक्स हैं। उसके पास जब भी फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो बनता है उसमें क्या होगा कि इन्होंने ब्रेक होना है दोनों ने। अब अल्लाह की तरफ से जब ब्रेकेज होती है, क्यों होती है? हाफ मटेरियल, ताकि औरत और मर्द का हाफ जेनेटिक मटेरियल औरत की तरफ से आए, हाफ मर्द की तरफ से आए। अब अगर औरत का हाफ हो गया तो ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। मर्द का हाफ हो गया तो एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ पिंक है। अगर मर्द ने उसको ये गिफ्ट किया तो क्या हो गया? बेटी दोनों ग्रीन तो बेटी। ओके, अगर ये आ गया तो बेटा। अब मुझे ये बताएं कि उन औरतों के हाथ काटने का क्या फायदा? देखिए ये चीज अगर ये भी क्या मर्द के, अगर मैं कहूँ कि मर्द के हाथ में भी नहीं है, देखिए मैं तो इस चीज को कहती हूँ कि मत कहें कि मर्द के इख्तियार में। मर्द क्या इस चीज पे, ये मेरे अल्लाह के इख्तियार में है कि आपको वो क्या आता है और क्या मटेरियल। जो मेडिकली आप करते हैं, आप उसमें पीजीडी में क्या करते हैं कि जब ये फर्टिलाइजेशन के वक्त आप एम्ब्रियो आपकी इख्तियार में नहीं है कि एम्ब्रियो क्या बनेगा, जस्ट आप एम्ब्रियो को जो बना होता है उसको चेक करते हैं कि ये XX वाला एम्ब्रियो है या XY है। जो आपको XY वाला लगता है आप उसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके इख्तियार में नहीं कि आप काट के ये हिस्सा और ये इसमें लगाएं। सही सही, ओके। ये छोटा सा मैसेज है जो मैं अपने लोगों को देना चाहती हूँ कि प्लीज इस चीज पे लड़ाई छोड़ दें। और जो अभी आप मेरे से डिस्कस भी आपने मेरा ख्याल किया था, असल जो चीज है वो लोग पैसे की वजह से। हाँ जी, पैसा जरा बताएं, फिर हमारा टाइम खत्म हो रहा है। बिल्कुल, मुझे भी पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे IVF पाकिस्तान में इस वक्त आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सो 7 IVF सेंटर्स हैं। ओके, बड़े शहरों में है। ये मेरा सेंटर एक छोटे शहर में बनाया गया अमेरिकन कोलैबोरेशन से। मेरे टीचर थे डॉक्टर क्लॉड, उनको ये था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों को हेल्प के लिए, वो बंदा ना ही अमेरिका से बिलोंग करता है ना ही वो एक ऐसा अल्लाह का बंदा है जिसने पूरी दुनिया में डेरे जमाए, लोगों को सिखाया इस चीज में। ही इज पायनियर ऑफ IVF। अच्छा, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, आई रिक्वेस्टेड कि आप हमें हमारे पाकिस्तान में गरीब लोगों की हेल्प करें। अच्छा, एक छोटे शहर को सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट करने की वजह क्या थी कि जिस जगह मैं काम करती हूँ मेरे शहर के लोगों की रसाई बहुत मुश्किल है कि वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में आए। आप कहाँ काम करती हैं? मैं सरगोदा में। सरगोदा में, ठीक। अच्छा, एक प्रॉपर IVF सेंटर, ICSI सेंटर बनाया गया। शुरू में मैंने आज से 2 साल पहले ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एडवांस टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ICSI स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह दूसरों से जो डिफरेंस है ना वो इसकी कॉस्ट है। आपको तमाम जितने दूसरे सेंटर हैं आपको इसकी हाफ कॉस्ट हमारे पास पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तकरीबन अगर आप उसकी रेंज बता दें 5,000 अगर 3 लाख आपको कॉस्ट है ICSI की, तो हमारे पास आपको 1.5 लाख में आपका टोटल हो जाएगा। मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि देखिए इसमें आपकी
1 लाख की ये मेडिसिन है, ये आपकी मेडिसिन आपके ऊपर इस्तेमाल होनी है, चाहे ये वेस्ट हो चाहे कामयाब हो। डॉक्टर साहब मुझे पता है कि ये बड़ा वसी टॉपिक है और नेक्स्ट टाइम जब हम आपको कॉल करेंगे तो इसमें मजीद जितनी ब्रांचेस निकलती हैं और जो लोगों में ये प्रोग्राम देखने के बाद सुधार आया है नेक्स्ट टाइम जेंडर सिलेक्शन पे जरूर, हाँ जरूर उस पर भी हम बात करेंगे और इसे मजीद आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ तशरीफ लाई और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे रही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। इस वक्त हम एक ब्रेक